नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आज जिन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं वो एक तरीके से चिंता भी देता है और शायद विडंबना होती है इस देश में रहने के लिए कि क्या आज भी हम उसी भारत में जी रहे हैं। पिछले कई दिनों से एक ऐसी समस्या आ गई है हम सबके बीच जिसका अभी ना कोई समाधान है ना कुछ है। कोरोना, जी हाँ, मैं कोरोना की बात कर रही हूँ क्योंकि इसके लिए तो ये ऐसी समस्या आई है जिसके लिए आप ना किसी को ब्लेम कर सकते हैं। ये जो कहते हैं ना कि ये दिख नहीं रहा, आखिर हम किससे बहस भी करें, किससे विवाद भी करें। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है पिछले कुछ दिनों से, वो हमें झकझोर देती है कि क्या हम उसी समाज में जी रहे हैं जहां हम समानता की बात तो कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन आज भी वो अंतर है, वो डिफरेंस दिखाई देता है। क्या हिंदुस्तान और इंडिया में आज भी अंतर है? जो पिछले कई सालों से बस बहस हो जाता है कि नहीं भाई, हिंदुस्तान और इंडिया में अब तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो फर्क दिख रहा है। आप मैं जब भी अगर आप सड़कों पर निकल जाए, आप हाईवे पर चले जाए, तो एक ऐसी तस्वीर दिखती है, वाकई मानिए अंदर से झकझोर देती है, आपको भी मुझे भी, हम सबको। लगातार आप हर टीवी चैनल पर देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे लेकिन बहस हो रहा है, वो उसको ब्लेम दे रहा है, उसको कोई समाधान की बात कर रहा है। लेकिन आज बीके न्यूज एक्चुअल में जानने की कोशिश करेगी कि वाकई क्यों हो रही है ये समस्या। आखिर ये मजदूर आज भी मजबूर क्यों है। हम समाधान पर बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी को ब्लेम करें, आखिर वो कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा है। मेरा अहम फोकस यही रहेगा और मैं उन सिस्टम पर सवाल जरूर उठाना चाहूंगी कि क्यों लचर है। आखिर लगातार ये जो लचर व्यवस्था रह गई है हमारे देश में, कब उसका समाधान होगा, कोई निष्कर्ष निकल भी पाएगा या ऐसे बस हम बहस देखते रहेंगे, या समाधान की ओर निकल भी पाएंगे नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं, आपके जहन में भी लगातार ये सवाल उठ रहे होंगे कि कुछ हो भी पाएगा या नहीं, या ऐसे ही हम लोग बस बहस करते रह जाएंगे। वीके न्यूज के एडिटर इन चीफ सुनील रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि लगातार वो रिपोर्टिंग भी करते हैं, जमीनी हकीकत को समझते हैं बेहतर तरीके से। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ हमें टीआरपी का कोई गेम नहीं है कि चलो हमें टीआरपी लेना है तो हम इसलिए एक एजेंडे के साथ चले। और इसीलिए मेरा, हम लोग एक पत्रकार है तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उस जमीनी हकीकत को समझे, उस नींव को समझे जो आज भी हमें ये कहने को मजबूर कर देता है कि क्या हम ऐसे भारत में रहते हैं। सुनील जी, मेरा पहला सवाल, मतलब क्या मैं बोलूं, इतनी दर्दनाक है, इतना कष्ट होता है ये सवाल पूछते, क्या वाकई हमारे देश में जो मजदूर हैं वो मजबूर ही रह जाएंगे? आज जो हादसा हुआ, ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं, मैं किन हादसों पे बात करूं, लेकिन आज जो सुबह औरैया में हुआ, शब्द नहीं मिल पाते सुनील जी। जी अंजलि, देखिए बहुत पीड़ादायक तस्वीरें हैं, कष्टदायक तस्वीरें हैं जो हमारे सामने आ रही है देश के अलग अलग हिस्सों से। और आज जो उत्तर प्रदेश के औरैया में हुआ उसने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर बयान आया, वो भी चिंतित है। पहले औरंगाबाद की घटना हुई, आज औरैया ही नहीं तो मध्य प्रदेश के सागर से भी ऐसी खबर आई जहां पर 6 मजदूरों की ट्रक पलटने से मौत। लेकिन इन सबके बीच अहम सवाल ये है कि मजदूर के लिए सरकार कह रही है कि हम श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है, राज्य सरकार कह रही है कि हम यहाँ पर लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करें तो कह रहे हैं कि मैं 10 लाख मजदूरों को दिल्ली में रोज खाना खिला रहा हूँ। तो अगर राज्य सरकारें मजदूरों को 10 लाख मजदूरों को खाना खिला रही है, केंद्र सरकार अगर कह रही है कि हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम कर दिया है, तो फिर मजदूर फिर भी सड़क पर क्यों निकल जा रहे हैं? ये सबसे अहम सवाल है और जिसका जवाब सबको ढूंढना चाहिए। और हमने भी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, कुछ सुनने में लगता है 20 लाख करोड़ पैकेज का, उससे पहले भी पैकेज का ऐलान हुआ। क्या बस पैकेज का ऐलान कर देना, अगर श्रमिक ट्रेन की आप बातें कर रहे हैं तो ये कहाँ लूप पुल है? आप ये समझिए कि लगातार जो क्योंकि मैं भी कई ऐसे मजदूरों से बातचीत की, जब मैंने देखा उनकी उनके अगर दर्द को सुने तो बहुत ही पीड़ा होती है। राजनीति तो सब कर रहे हैं, विपक्ष को एक मुद्दा तो मिल ही है, लेकिन हम राजनीति पे बाद में आएंगे। लेकिन आप ये समझिए, उनका ये कहना है कि भाई साहब हम क्या करें, हम आवेदन दे रहे हैं, ट्रेनें तो चलाई जा रही हैं, लेकिन हमें बताया नहीं जा रहा, लोगों को इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। तो कहाँ ये गैप कहाँ आ रहा है आखिर?
क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी राजनीति हो रही है वाकई हमारे देश में? मैं उसी पे आ रहा था अंजलि कि उसी सवाल को हमने उस सवाल का ही जवाब ढूंढने की कोशिश की कि सब तरफ से लोग कह रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है कि हमने ट्रेनें चला दी हैं मजदूरों के लिए। और पहले हम फैक्ट्स की बात करते हैं, फिर उसके बाद मैं इस पर आऊंगा कि किस वजह से ये हो रहा है। फैक्ट्स ये है कि केंद्र सरकार का जो दावा है, फैक्ट्स के मुताबिक जो कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकार को, ताकि के जो मजदूर है किसी राज्य पर बोझ न बने, जैसा कि ये भी एक पहले खबर आई थी कि राज्यों के पास बहुत फंड खर्च करना पड़ेगा माइग्रेंट लेबर्स पर, तो इसलिए राज्य सरकारें जो है मजदूरों को किसी तरह से अपने यहाँ से निकालना चाहेंगे। तो केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत, जो स्टेट राज्य का फंड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, तो उसके तहत केंद्र सरकार ने एक फंड अलॉट किया है कि उस आपका जो भी मजदूर आपके राज्य में, उसका सारा खर्च केंद्र वहन करेगी। उसमें 3 वक्त का भोजन और रहने के शेल्टर की जो भी सारी व्यवस्था है वो केंद्र पैसे दे रहा है। ठीक है, तो मतलब राज्य सरकार को चिंतित होने की जरूरत नहीं, उसका कोई फंड नहीं जा रहा है। मजदूर अगर वहां है तो बस आपको सिर्फ इतना करना है कि उस जो 3 वक्त का खाना है वो वक्त पर उन मजदूरों के पास आपको पहुंचाना है, ताकि उनको खाना मिले तो वो वहां से इधर उधर न जा पाए। दूसरी बात है कि शेल्टर की भी व्यवस्था है। अब बात आती है ट्रेन पर कि चलो उसके बावजूद कुछ मजदूर अगर जाना चाह रहे हैं तो राज्यों ने नोडल अधिकारी चिन्हित किए, जिन नोडल अधिकारियों को अपने जो मजदूर हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है, कितने मजदूर हैं उनके पास, कहाँ जाना है उनको, उनकी लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार का जो रेल मंत्रालय उसको देनी है कि हमारे पास 2000 मजदूर है, 4000 मजदूर है, 6000 जो भी है, और इनको हमें यहाँ भेजना है। उस डेस्टिनेशन के लिए 4 घंटे में, केंद्र सरकार का जो दावा है कि 4 घंटे में हम लोग ट्रेन अवेलेबल करा देते जैसी हमारे पास डिमांड आती। और आज की खबर है कि आज 1000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। बिल्कुल सुनील जी, यही समझ नहीं आ रहा, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन आखिर फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। जो हम तस्वीरें आनंद विहार की देख पाए थे, आपको याद होगा उस वक्त ऐसा लगा था कि शायद अब इसके बाद हम लोग ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे, अभी सरकार को भी समझने में वक्त लगा। लेकिन आखिर राज्य सरकारें इस वक्त क्यों राजनीति कर रही है? आपको नहीं लगता जब ऐसे पैदल चले जा रहे मत उनको रोकने वाला कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, आखिर प्रशासन क्या कर रही है, उन्हें क्या दिशा निर्देश दिया जा रहा है? एक तरफ आज तस्वीरें आपने भी देखी होगी, राहुल गांधी चले जाते हैं मजदूरों से मिलने, उनसे बातचीत करने। उस वक्त कहाँ चले गए थे राहुल गांधी, जब लगातार कई दिनों से, आज तो नहीं हुआ है कि मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, जब लॉकडाउन हुआ था उसके कुछ दिन बाद ही हम देख रहे हैं सुनील जी, उस पर लगातार हर जगह डिबेट हो रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहे हैं, उस पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हिंदुस्तान में राजनीति सबसे ऊपर रह गई है? सबको मजदूरों पर राजनीति करनी है बस? नहीं, राजनीति पर मैं आऊंगा अंजलि। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो फैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं अभी तक, देखिए आप जो करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को फैक्ट्स बताएं ताकि वो भी अवेयर हो पाए, क्योंकि उन्हें बरगलाने के लिए तो तमाम राजनेता आ जाते हैं। जी, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए अब तक इस देश में एक जो केंद्र सरकार ने जो एक आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक 8 करोड़ मजदूर है, माइग्रेंट्स है, लेबर माइग्रेंट्स है, जो एक दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। अब उनमें सोचिए 8 करोड़ मजदूर, और उनमें से पहुंचाए कितने गए अभी तक घरों पर? जो केंद्र सरकार का आंकड़ा है, अब तक 800 ट्रेनें चलाई गई हैं और उन 800 ट्रेनों से 10 लाख श्रमिकों को घर पहुंचा दिया गया अब तक। अब सिर्फ 10 लाख पहुंचे हैं 8 करोड़ में से, तो 7 करोड़ 90 लाख तो अभी समझ सकते हैं। 8 करोड़ में बस 10 लाख पहुंचाए गए, आखिर कितना बड़ा गैप है। केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है कि केंद्र सरकार ने भी, जो निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 8 करोड़ जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसका मतलब 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स हैं, तो उनमें से 10 लाख को पहुंचाया गया है। अभी ये सतत प्रक्रिया चल रही है, अब तक 800 ट्रेनें गई है, 1 मई से 14 मई तक 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंचाई गई है। लेकिन आज खबर है कि 1000 ट्रेनों को एक दिन में मंजूरी दी गई है, और केंद्र सरकार का ये प्लान है कि रोज कम से कम 125 ट्रेन रोज चलाई जाए, और उसमें से 75% जो 75% ट्रेनें हैं वो यूपी बिहार के लिए अलॉट की गई आज 1000 में से, ताकि वहां का जो लेबर है वो ज्यादा है। लेकिन इससे पहले ये स्थिति क्यों आ रही है, इस पर मैं थोड़ा सा आना चाहूंगा। होता क्या, इसका एक प्रोसेस है। केंद्र सरकार चाह कर भी, अब अगर केंद्र सरकार चाहे कि सारे मजदूरों को उठाकर हम दूसरे राज्य पहुंचा दें तो ये वो कर नहीं सकते,
है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे पहले आपको किस राज्य में कितने मजदूर है ये तो राज्य सरकार को बताना पड़ेगा उसको, और राज्य सरकार एक रिक्वेस्ट देगी कि हमें ट्रेन चाहिए। उसके बाद वो उस राज्य सरकार की भी मजबूरी आप समझिए कि उस राज्य सरकार को दूसरे राज्य सरकार, मतलब जहां उस मजदूरों को भेजना है उस राज्य सरकार से परमिशन लेनी है कि मुझे भैया आपके स्टेट के 10,000 मजदूर हैं, मैं वापस भेजना चाहता हूँ। तो वो कई खबरें ऐसी आ रही कि वो स्टेट लेने से मना कर दे रहे, जैसे पश्चिम बंगाल से खबर आई। लेकिन सुनील जी मेरा एक सीधा, मैं एक आम जनता की तरह, अगर जैसे ये परमिशन लिया जा रहा है वो उससे पूछ रहा है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती कि इन मजदूरों को इन सबसे ना गुजरना पड़े? आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए? और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि केंद्र सरकार को भी एक ऐसा कदम उठाना चाहिए, आप एक सख्त दिशा निर्देश दें। माना कि राज्य सरकार के अंदर आते हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि कैसे इस पर सियासत हो रही है, लेकिन क्या एक गैप है वाकई सिस्टम में? नहीं, गैप की तो देखिए, मेरी गैप की जो बात आप कर रहे हैं, मैं इसके पहले का तो मैं कुछ उदाहरण, हम सिर्फ आज फैक्ट का बात कर रहे हैं, सिर्फ हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं, फैक्ट में बिल्कुल पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल से पिछले दिन खबर आई थी कि जो लेबर माइग्रेंट्स लेबर है उनकी ट्रेनों को, जो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अगर लेबर कहीं है तो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र में 14 दिनों तक 1 तारीख से श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मंजूरी दी गई है, एक भी ट्रेन बंगाल में गई नहीं है। आज पहली ट्रेन महाराष्ट्र से बंगाल के लिए रवाना होने वाली है। अब इससे पहले का एक इंसिडेंट आपको याद होगा, अमित शाह ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है आपके राज्य के जो मजदूर है जो आना चाह रहे हैं उनके लिए आप परमिट नहीं कर रही, आप परमिट करिए, उस पर आपत्ति जताई। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि केंद्र को कुछ न कुछ करना चाहिए। केंद्र के हाथ में सब कुछ नहीं, लेकिन केंद्र इंटरवेंशन करता है दोनों राज्यों के बीच, और वो उसने पश्चिम बंगाल के मामले में किया, वो दिखाता है। बाकी अब राज्यवार जो हम आंकड़ा देखें, देखिए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत कितनी एक्टिव है इस पर डिपेंड करता है, और इसका उदाहरण हम उत्तर प्रदेश सरकार से ले सकते हैं। बहुत तारीफ काबिल काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और सबसे टॉप पर है वो। अभी तक 1 तारीख से 14 तारीख तक 461 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आई है बाहर के राज्यों से, और उसके बनिस्बत अगर हम जाए पश्चिम बंगाल में तो 9 ट्रेनें अब तक सिर्फ पहुंची है, 461 और 9। अब आप सोचिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों की हम बात करते हैं, राजस्थान में सिर्फ 22 ट्रेनें पहुंची है, झारखंड में 47 ट्रेनें पहुंची है, और बिहार में 244। देखिए नीतीश कुमार की बहुत आलोचना हुई कि आप ये नहीं कर रहे, लेकिन वो भी सेकंड नंबर पर है, वहां पे 244 ट्रेनें अब तक पहुंची है। कम से कम ये तो देखा गया सुनील जी कि नीतीश कुमार ने एटलीस्ट बशर्ते अपनी बात रखी, उन्होंने वाकई कहा। आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूर है तो वो बिहार के ही है, 25 से 30 लाख मजदूर के जाने की आखिर व्यवस्था कैसी कराई, उन्होंने खुलकर बात रखी। लेकिन उनकी आलोचना हुई, इसके बाद उन्होंने बैकफुट पे आए और उन्होंने व्यवस्था भी कराई, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर है, लेकिन ये सिलसिला नहीं थम रहा। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे कैसे गाइडलाइन किया जाए? आप देख रहे हैं कि जब महाराष्ट्र से जब गई थी पंजाब सरकार, जबकि दोनों कांग्रेस शासित, अगर देखा जाए कांग्रेस सत्ता में है वहां पे गठबंधन में, जब वहां गई तो पंजाब सरकार का ये कहना था कि वहां से आए और यहाँ से कोरोना फैल गया महाराष्ट्र की वजह से। अगर पंजाब से बस बैठा दी जाती है और गाजियाबाद बॉर्डर पे छोड़ दी जाती है, मजदूरों का ये कहना है कि हमें तो बोला गया घर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भाई हम तो बॉर्डर तक छोड़े। आपको नहीं लगता ये रस्सा कस्सी हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसके बीच ये फंस रहे बेचारे मजदूर, और ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है? जब राज्य सरकार से सवाल पूछिए तो हम क्या करें, हमें तो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा है कि इतनी श्रमिक ट्रेन चल क्यों रही है फिर। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मामले में मजदूर अगर कहीं पिस रहा है तो वो पिस रहा है उस राजनीति में। देखिए इसके पीछे जो हमारा एनालिसिस है वो ये आपको मानना पड़ेगा कि कई राज्य है जो ये चाहते हैं, तो कई राजनीतिक दल है जो ये चाहते हैं कि ऐसी तस्वीरें आए सामने जिससे कि जो कोरोना के मामले में आपको फ्रंट पर सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है इस मामले में, विदेश की तारीफ हो रही है, WHO तारीफ कर रहा है, या वर्ल्ड बैंक से लेकर सब तारीफ कर रहे हैं भारत के कदमों की, तो उसे कैसे वैश्विक स्तर पर नीचा दिखाया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक मोदी विरोध के चक्कर में ये जो राजनीतिक दल है ये चाहते हैं कि सड़कों पर इस तरह की तस्वीरें दिखे। अब देखिए ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रिपोर्ट जब करते हैं सड़कों पर उतरते हैं, और हम ही रिपोर्ट नहीं कर रहे, कई चैनल्स की रिपोर्ट है, एनडीटीवी इंडिया
चैनल को बहुत लोग मानते हैं कि वो अच्छी रिपोर्ट करता है, तो उसी की रिपोर्ट की बात करते हैं। एनडीटीवी इंडिया ने दिल्ली के मजदूरों से, जो दिल्ली से जा रहे थे और जो मुंबई से जा रहे थे, उन दोनों की रिपोर्ट की हम बात करें, उनसे बात की तो उन मजदूरों का क्या कहना था कि मुंबई में उन्होंने कहा कि हम जीवन में दोबारा मुंबई काम करने नहीं आएंगे, क्योंकि राज्य सरकार ने भी बहुत तकलीफ की, खाना नहीं देते थे, हम तक खाना नहीं पहुंचता था। अब बताइए, केंद्र सरकार ने आपको खाने के इंतजाम किए, आपको सिर्फ वहां पहुंचाना है, लेकिन राज्य सरकार मजदूरों को खाना नहीं देगी तो वो क्या करेंगे? और आपको ट्रेन का इंतजाम भी नहीं करा रहे, तो वो तो पैदल निकलेंगे, और फिर पैदल निकलेंगे, जो ट्रक मिलेगा रास्ते में उसमें बैठ जाएंगे। तो इसलिए सारी तस्वीरें बन रही। दिल्ली से भी यही खबरें आ रही, दिल्ली से लोग जा रहे कह रहे कि केजरीवाल सरकार दावा कर रही कि 10 लाख मजदूरों को हम खाना खिला रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो मजदूर भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं सड़कों पे, उनसे जो माइक आईडी लेकर कोई पूछ रहा है, कोई रिपोर्टर, तो कह रहे क्यों जा रहे हैं? तो खाने को नहीं मिल रहा है, 2 दिन से खाना नहीं मिला है, क्या करें, भूखे मर जाएंगे हम, तो इसलिए हमें जाना पड़ा। तो एक तरह की मुझे पॉलिटिक्स समझ में आती है कि एक को बदनाम करने के लिए, एक शख्स को बदनाम करने के चक्कर में आप उस मजदूर को हथियार बना रहे हैं और एज अ पॉलिटिकल टूल उसको इस्तेमाल। लेकिन बहुत दुखद होता है और समझ नहीं आता कि आखिर ये वक्त है राजनीति करने की, क्योंकि यहाँ पर बस ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि हाँ चलो जो भी किया जा रहा है, आखिर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं दी जा रही है तो हम क्या करें। आखिर क्या लगता है कि सुनील जी, कहीं ना कहीं जो ये मजदूर है, इन्हें भी कुछ ऐसे सिस्टम काम कर रहा है जो उन्हें भड़का रहा है। वो आप समझिए, जब लॉकडाउन फेज 2 की बात चल रही थी, फेज 2 अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था कि कल अचानक से मजदूर महाराष्ट्र में, आपने देखा वो भयानक तस्वीरें, आनंद विहार जब देखा था हमने, वो हुजूम, कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही थी, उसके बाद जब रेलवे स्टेशन पे आखिर वहां से तो कोई ट्रेनें भी नहीं जा रही थी। क्या इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा साजिश भी हम कह सकते, इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि जब पैकेज का ऐलान किया जा रहा है, बार बार राज्य सरकार अलग दावे कर रही है, बसों में बैठा, बसें नहीं चल रही हैं, लोग चले जा रहे हैं, और जब पैदल चलते हैं मजदूर, मेरा बार बार सवाल यही है कि क्या करती है वो प्रशासन, आखिर क्यों नहीं दिखाई देता? उसी वक्त आप व्यवस्था कराइए। इसका मतलब तो ये है ना कि राज्य सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए। नहीं, बिल्कुल, देखिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए आनंद विहार का आपने जिक्र किया, तो मुंबई का भी जिक्र करना चाहिए। मुंबई में देखिए आप कैसे मिनटों में वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और ये सवाल हमने तब भी उठाए थे कि लॉकडाउन के दौरान 2 लोग अगर बाहर निकल जाए सड़कों पर, तो पुलिस वाले उन्हें डंडे से मार के भगा देते हैं। तो इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? गाजियाबाद में कैसी भीड़ इकट्ठा हो गई आनंद विहार के पास? तो ये उसमें कोई ना कोई साजिश थी, जरूर किसी ने किसी उनको भड़काया और कहा, और उसमें पता चला कि ये कोई, मुंबई में पता चला कि कोई दुबे नाम का नेता था और उसने सबको इकट्ठा किया कि मैं इंतजाम करा रहा हूँ ट्रेन के लिए। ऐसे दिल्ली में भी अफवाह उड़ाई गई थी कि दिल्ली सरकार आपको वहां यूपी सरकार ने बसें लगाई है, चलिए आप। तो एक तरह से मजदूरों को भगाने, और ये मैं कह रहा हूँ आपको कि मजदूरों के नाम पर पूरी राजनीति हो रही है, और इसके कई स्टोरीज हमने की। पंजाब की स्टोरी आप देखिए, पंजाब का एक विधायक ट्रेनों में जाके पर्चे बांट रहा है इस कोरोना काल में, और कह रहा है कि आपकी टिकट सोनिया गांधी ने कराई है, आपको सोनिया गांधी घर भेज रही है, जबकि इसमें 0% भी सच नहीं था, क्योंकि उसका खर्चा 85% बता रहे केंद्र उठा रहे, 15% राज्य उठा रहे, सोनिया गांधी कहां से इनके बीच था? तो मजदूरों पर कुल मिलाकर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उनके बहाने वोट, चुनाव की तैयारी अभी से की जा रही है। और यकीन मानिए, ये मैं राजनेताओं को कह रहा हूँ, आज के वक्त में आज की जनता होशियार हो चुकी है, वो समझदार हो चुकी है, और वो आपकी एक एक चाल को समझते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप मजदूरों के नाम पर राजनीति करके उन्हें पैदल सड़कों पर चला के उनकी सहानुभूति और उनका वोट ले लेंगे, लेकिन वो बहुत समझदार है, वो देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है उनके लिए और कौन नहीं कर रहा है। आप इस वक्त में, मेरी राजनीति, सभी राजनीतिक दलों से अपील है हमारी कि आप राजनीति भूल के अगर एक मंच पर आए, तो ये एक भी तस्वीर कल से आपको नहीं दिखाई दे सकती मजदूर की। अगर बिल्कुल यही एक अहम बात है सुनील जी कि अगर जब आप मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, जर्नलिज्म कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने देखा ना, जब कोरोना आया था हमारे देश में, जिस तरह से लगातार बयान आ रहे थे विपक्षी पार्टी की तरफ से, मुझे ऐसा लगा कि शायद अब हमारे देश में अभी जो कोरोना काल चल रही है, जो संकट की घड़ी है, एकजुटता दिखाई देगी। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद जो राजनीति, और गंदी राजनीति मैं कह सकती हूँ, जिस तरह से आज ये मजदूरों की स्थिति है, एक मजदूर को कैसे मजबूर कर दिया गया इस देश में, और इसे लेकर लगातार सियासत हो रही है। हम क्या करें? आखिर आप क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप पहुंचा सके। आज राहुल गांधी मिलने पहुंच जाते हैं,
सोनिया गांधी ट्वीट करके कहती हैं कि मैं सबको ट्रेन से पहुंचा दूंगी, तो कोई कदम क्यों नहीं उठाता? मेरा सवाल ये है कि अरे इस वक्त आप लोग सब यहाँ पे लेने को तैयार है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, वाहवाही लूटने के लिए सब आगे आ जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। पहले ये हो रहा था कि आखिर पैकेज का ऐलान नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जब पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा? तो क्या आपको लगता है सिर्फ सियासत ही होते रह जाएगी और इन सबके बीच ये मजदूर बस पिसते रह जाएंगे? आखिर जान की कीमत कुछ भी नहीं रह गया इस देश में। आप समझ सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सबक लेने को तैयार नहीं है राजनीतिक दल। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि राजनीति इतने निचले स्तर पर गिर गई है कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल से खबर आई है कि पश्चिम बंगाल इस वक्त में भी आप पुष्टिकरण करने में जुटे हुए। पश्चिम बंगाल से खबर ये है कि अजमेर में श्रद्धालु फंसे हुए थे, तो उनके लिए सबसे पहले आपने इंतजाम किया और उनको आपने अपने राज्य में एक स्पेशल ट्रेन करके बुला लिया। लेकिन मजदूर इतने दिन से फंसे, आपके राज्य के कई दिनों मजदूर कह रहे हैं आपसे मदद के लिए, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनके लिए आप परमिशन नहीं दी। तो इस तरह के पुष्टिकरण, और बीजेपी ने आरोप लगाया ममता बनर्जी के ऊपर कि अजमेर से ने भी लाना चाहिए, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, लेकिन आप मजदूरों को परमिशन क्यों नहीं दे रहे? अगर उतनी तत्परता जितनी आप उन मुजाहिदीनों के लिए दिखा रहे हैं, तो वही तत्परता मजदूरों के लिए क्यों नहीं दिखाते हैं? हाँ, ये अलग सवाल है कि इतने मजदूर आएंगे कैसे, फिर क्वारंटाइन केंद्र में रखना है आपको 14 दिनों के लिए, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है, आपको चुना है राज्य, तो आप कैसे जिम्मेदार व्यवस्था करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। और यही आपातकाल होता है, आपातकाल में ही सरकार की परीक्षा होती है और पहचान होती है कि कैसे अपने राज्य के नागरिकों को सुख सुविधाएं दे सकती है। तो इस आपातकाल में अगर फेल हो रहे हैं आप, तो इसका मतलब आप सरकार चलाने लायक नहीं है, और आपको अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए, गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कि बिल्कुल, जब देश में ऐसी मुसीबत आई है तब आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो क्या मैं बोलूं, शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक दल को। सुनील जी, लेकिन मैं एक समझने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगी वो तमाम दर्शक भी ये जानने के लिए, बहुत क्योंकि राहत पैकेज का ऐलान किया गया और लगातार आप देखते हैं वित्त मंत्री आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन एक कंफ्यूजन तो रह जाती है क्योंकि लोगों को उतना समझ नहीं आता कि कैसे क्या जो पैकेज का ऐलान किया गया, खास तौर पर मैं बिंदु डालना चाहूंगी उन मजदूरों के लिए, तो आपको लगता है कि उनसे मदद मिल पाएगी? एक उन्हें कहते हैं ना कि सहारा मिल पाएगा, जिस सहारे के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, बस चले जा रहे हैं पैदल किलोमीटर, वो बच्चों, मासूम बच्चों की जो तस्वीरें हम देखते हैं, क्या उस पे मैं बोलूं, शब्द नहीं मिल पाते। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई मदद मिल पाएगी, हम ये समझ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पैकेज की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए पैकेज जो है वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स में तैयार किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मजदूरों के खाते में पैसे चले जाएंगे या फिर किसी दुकानदार के खाते में पैसे चले जाएंगे। ये इसके अलग एस्पेक्ट्स है जिसका अलग एनालिसिस करने की हमें जरूरत है। ये पैकेज जो है ये भारत के सामने आने वाले वक्त में जो चुनौतियां है, अब देखिए 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर जो पहुंच गए हैं अपने घर, अब ये कैसे जाएंगे दूसरे राज्य में, और वो फैक्ट्रीज कैसे चलेंगी जहां ये काम करते थे, क्योंकि लेबर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं, और जहां ये चले गए वहां इनके लिए रोजगार का इंतजाम करना है सरकार को। अब जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि 25 लाख माइग्रेंट्स हमारे वापस आएंगे, ये हमें आंकड़ा है, अभी तक 3 लाख पहुंच चुके हैं, और उन्होंने कहा कि 25 लाख मजदूरों को मैं यही उत्तर प्रदेश में रोजगार दूंगा, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। तो ये जो पैकेज है वो उस दिशा में कदम है कि जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए कैसे रोजगार का सृजन हो, क्योंकि कई लोगों को ये चिंता है कि हमारी कई लोगों की नौकरी चली गई इस दौरान, तो क्या नौकरी वापस मिलेगी, हमारे रोजगार का क्या होगा, हमारे धंधों का क्या होगा। कई फैक्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी थी इस दौरान, तो उनकी कमर टूट गई है क्योंकि सैलरी उन्होंने दी है, बैंक का उनके ऊपर लोन है, तो उन सारी चीजों के लिए वो पैकेज है। उसमें आप देखा होगा कि कृषि के लिए अलग से, फिशरी के लिए अलग से, सारे जो सेक्टर है, आज डिफेंस, इवन डिफेंस को लेकर, तो ये जो पैकेज है सिर्फ उसको लेकर नहीं, जो भारत होगा भविष्य का, तो उसको लेकर ये तैयार किया गया है बड़ा पैकेज। और इसके तहत जो चुनौतियां है सारी भारत की आने वाले वक्त में, उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया ताकि जो माइग्रेंट्स है उनको काम मिल सके, लेबर को काम मिल सके, किसान को राहत मिल सके, किसान की आय ज्यादा हो सके, और बाकी जो नौकरी पेशा लोग है, कंपनियां हैं, नए उद्योग, जो चाइना वाला एक इशू चल रहा है और बताया जा रहा है कि जैसे मोदी जी ने भी कहा है कि ये जो कोरोना काल है भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका है, मौके की तरह इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो कई कंपनीज आएंगी, लेकिन सुनील जी, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि अभी मतलब फ्यूचर की बात कही जा रही है, आत्मनिर्भर अफसर, लेकिन क्या
जो मजदूर पैदल चले जा रहे हैं, अगर उन्हें इंस्टेंट, जिसको कहते हैं ना कि इंस्टेंट इंजेक्शन वाली बात आप कहते हैं कि चलो जिससे तुरंत राहत मिल जाए, क्या अगर सीधे खाते में आता तो आपको लगता है कि उससे राहत मिलती, या ये जो दूरदर्शिता देखी गई है कि उनका बैक मजबूत करने की कोशिश की गई है जिससे वो आगे भी खड़े रह सके, क्या इससे ज्यादा राहत मिलेगी? इसको हम कैसे समझें? ये पैसे का इशू नहीं है, मजदूर को वहाँ पैसा नहीं। देखिए ऐसा नहीं है कि जो मजदूर है, जैसे कई लोगों की शिकायत है खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन कई लोग ये चाह रहे हैं कि वो ऊब गए हैं और उनको मतलब एक अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी आ गई है उनके मन में कि घर जाना है, काम बिल्कुल दिनों तक हम मांगे हुए पैसों पर चलेंगे, कब कंपनियां चलेंगी, कब हमें रोजगार मिलेगा, उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है। तो उनके खाते में आप पैसे डाल देते तो मुझे नहीं लगता कि वो रुकते, उनको जाना है तो उनके जाने की व्यवस्था, और फिर वही बात आती है, उनको पैसे की जरूरत नहीं, उनको आपके साथ की जरूरत है। जो मैंने पहले भी कहा है हमने हमारे वीडियोस में कि जो कांग्रेस पार्टी मजदूरों पर राजनीति कर रही है, लेकिन जमीन पर वो मजदूरों के हितों की चिंता करती बिल्कुल नजर नहीं आ रही। मैं बिल्कुल, आखिर कब तक उन्हें हैंडीकैप बनाया जाएगा? और मजदूर भी नहीं चाहते कि उन्हें हैंडीकैप बनाया जाए। कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, वो अगर चाहती तो ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। उसको क्या करना चाहिए था? आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे टिकट, आपके टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये करना है कि आपको चिन्हित करना है उन मजदूरों को, जहां जहां फंसे उनकी हेल्प करिए, आप जाइए उनके पास, उनकी एक लिस्ट तैयार करिए और आप प्रशासन के पास जाके उस लिस्ट को सौंपिए कि ये यहाँ 5,000 मजदूर फंसे, इनके लिए आप ट्रेन का इंतजाम करिए। राज्य सरकार पर आप दबाव बनाइए ताकि वो जो फंसे हुए मजदूरों को घर जाने के लिए ये आपकी मतलब सकारात्मक आपकी राजनीति होती। और वो जो मजदूर होते जिनके लिए आप, अगर ऐसा किया जाता तो इसे कहते राजनीति। मुझे लगता है ऐसी भी राजनीति हो जाती तो एक मिसाल बन जाता हमारे देश में कि जब ऐसी विपदा आई थी कोरोना काल, तो सभी राजनीतिक दल ने एक समाधान निकाला था। मैं ये लेकिन अगर कांग्रेस इस वक्त नमना है देश मजबूर है, वो कांग्रेस का फैन हो जाता और वो जरूर उसको वोट देता है। कोरोना काल में कांग्रेस ने मेरी मदद की, मेरे पास आई कांग्रेस पार्टी के नेता और उन्होंने मुझे घर तक पहुंचाया। उनको आपकी उस राजनीति की जरूरत नहीं कि हम टिकट दे रहे हैं, आप फर्जी में पॉम्पलेट हाथ में थमा दे रहे हैं कि हमने ये तो सोनिया गांधी ने टिकट दिए, उसको सब पता है किसने टिकट दिए, क्यों टिकट दिए। आजकल बड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग अवेयर रहते हैं। तो आपकी फर्जी बातों में वो पुराने हथियार हो गए कि आप राजनीति कर लीजिए और वोट की उम्मीद कर लीजिए, तो वो अब नहीं चलने वाला और वो अब नहीं होने वाला। तो कांग्रेस आज भी समय है, अभी बहुत से लेबर फंसे हुए हैं, तो सारे राजनीतिक दल अपनी राजनीति को किनारे रख के उन मजदूरों के बारे में सोचे। और ये संकट तभी सुलझ सकता है जब सारे राजनीतिक दल राजनीति छोड़ दे और उन मजदूरों की असल में सोच के उन्हें खाना मुहैया कराए। मैं ये कहता हूँ कि अगर खाना वक्त पर मुहैया करा दिया जाए और उनको आश्वासन दिया जाए कि आपको 4 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में हम घर पहुंचा देंगे, आप रुकिए, आप बस आपका 2 वक्त बिल्कुल एक उन्हें कहते ना कि एक श्योरिटी तो कोई दे नहीं रहा, सब उन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि चलो ये तुम्हारे लिए ये सरकार कदम नहीं उठा रही, ये तुम्हारे लिए ये कदम नहीं, और उन्हें तो समझ में आ नहीं रहे वो करे तो क्या करे। हाँ, मझधार में फंसे हुए लॉकडाउन के पालन करवा रहे हैं आप, और जैसे लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे, आप मजदूरों को भी जहां वहां से नहीं निकलने दिया। आपके हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, आपके नाक के नीचे से इतने मजदूर कैसे निकल जा रहे हैं? आप उन्हें रोकिए और उनकी समस्या नहीं। सुनील जी तो दलील ये दी जा रही है ना कि हम करें क्या करें, हम हाँ ऐसा है। आपने लगातार देखा हर सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चाहे दिल्ली सरकार की बात कर ले, महाराष्ट्र सरकार की बात कर ले, आखिर हम करें तो क्या करें? घर जाना चाहते हैं, इन्हें खाने की दिक्कत नहीं है, हम करें। लेकिन चलो इन सब के बीच भी समाधान आए कि श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, आप उसका भी पालन नहीं करवा पा रहे हैं, तो आखिर कहते हैं ना कि हाँ तो मंशा में ही कमी दिखाई दे। एकदम मैं कह तो रहा हूँ कि अगर वो कह रहा है मजदूर उसको घर जाना है, तो आप उसके लिए ट्रेन, केंद्र सरकार कह रही है कि 4 घंटे में हम ट्रेन दे देंगे लेबर्स के लिए, तो आप लिस्ट जितने भी आपके पास श्रमिक है उनकी लिस्ट बनाइए। और कल फाइनली इतनी जब राजनीति हुई और इतना जब हंगामा हुआ, तो कल ममता बनर्जी ने 500 ट्रेनों की अर्जी दी और 500 ट्रेनों की मंजूरी मिल गई। तो वो लिस्ट अब डाल रही है कि हमें 500 ट्रेनें मिल गई, हम 500 ट्रेनें चलाएंगे। तो आप इस तरह से हर राज्य जो है अब वो ट्रेनें की तो तुरंत 4 घंटे में मंजूरी देगी राज्य सरकार। अब लिस्ट बनाइए आपके जो भी मजदूर है जहां भेजना है, और ये तो अच्छी बात है कि आपके राज्य से कुछ मजदूर चले जाएंगे, आपके राज्य में कुछ आ जाएंगे, तो एक बैलेंस बन जाएगा। तो आपके जहां वो रुके हुए थे वहां से जाएंगे तो नई जगह आपको उनको रखने के लिए बन जाएगी, तो क्वारंटाइन सेंटर्स आपके खाली हो जाएंगे, आप वहां क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार कुल मिलाकर अगर राजनीति छोड़ दे तो ये जो तस्वीरें हैं, ये हृदय विदारक तस्वीरें हैं, दिल को झकझोर देने वाली, कि अटैची पर एक बच्चा बैठा हुआ है और माँ खींचते हुए ले जा रहा है,
मतलब वो तस्वीरें देखकर आपको आपके रातों की नींद हराम हो गई है कि किस तरह की देश में राजनीति की वजह से लोगों को इस तरह की हालात से बिल्कुल सुनील जी, उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि हम लोग, हमारी देश जिस विकास की राह पर जा रही थी, सियासत तो लगातार हम लोग देखते आए हैं, जब भी चुनाव आती बयानबाजी तो आती रहती है, लेकिन क्या वाकई देश की राजनीति इतने निचले स्तर पर गिर जाएगी? ऐसी स्थिति में आप सही कह रहे हैं कि रातों की नींद चली जाती है जब वो तस्वीरें देखी जाती है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, उसकी माँ खींच के ले जा रही है सूटकेस में बैठा के। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो झकझोर देती है। लेकिन मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, क्या कब तक ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्योंकि कोरोना का अभी हम ये नहीं कह सकते कब अंत है, ये कब जाएगा किसी को नहीं पता। क्या इन सब के बीच ये मजदूरों की ये जो व्यथा है ऐसे ही हमें देखने को मिलते रहेगी, या इसके लिए क्या कुछ एक रास्ता निकल पाएगा? आखिर कैसा होना चाहिए वो रास्ता? मैं वही कह रहा हूँ मैं फाइनली फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब तक राजनीति खत्म होगी, मजदूर की ऐसी तस्वीरों पर रोक नहीं लगेगी। राजनीति खत्म करने की जरूरत है, और राजनीति जब खत्म होगी तभी ये तस्वीरें खत्म होगी। इन मजदूरों को समय पर भोजन दिया जाए, राज्य सरकारें भोजन का इंतजाम करें, इनके रहने का इंतजाम करे, और शेल्टर्स के लिए केंद्र सरकार ने फंड जारी किया ही हुआ है आपको। तो अगर ये सारी चीजें आप करेंगे तो मजदूर नहीं जाएगा, वहां रुकेगा, और उनको आप आश्वासन दीजिए कि आपको हम घर पहुंचा रहे हैं, आपका 4 दिन बाद नंबर आएगा, 6 दिन, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट्स है। मैंने जैसे बताया कि 8 करोड़ का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, तो 8 करोड़ इधर करने में समय लगेगा। और उस इसीलिए आपने देखा होगा कि 30 जून तक इंडियन रेलवे ने जितनी बुकिंग्स थी उनको खत्म कर दिया, और सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन वो चलाई जा रही है। और पहले जो कम थी तो बढ़ा दिया गया, और अब ये आ रहा है कि 100 से 125 ट्रेनें रोज हम चलाएं। कि गृह मंत्रालय ने कहा है कि 100 से 125 ट्रेन रोज चलाई जाए, ताकि माइग्रेंट्स को जल्द से जल्द उनके घर पहुंचाया जाए, और ये जो तस्वीरें आ रही है इन तस्वीरों पर रोक लगाई जाए। केंद्र सरकार की ओर से अपनी कोशिश तो होती हुई दिख रही है, अब राज्य सरकार इसमें एफर्ट लगाए, अपने सामंजस्य दिखाए, राजनीति छोड़ दे, तो मुझे लगता है कि ये समाधान हो। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सभी राजनीतिक दल को अभी राजनीति भूलना होगा। और मेरा सिस्टम से भी यही सवाल और एक अपील, एक भारतीय होने के नाते मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग भी जो सिस्टम में लगातार कहते हैं ना, लचर व्यवस्था रही जाती है हमारे देश में, कुछ भी पैकेज हो जाए लगातार, जैसा कि सुनील जी बार बार कह रहे हैं, इतनी सारी श्रमिक ट्रेनें चलाई गई, लेकिन स्थिति जस की तस है। तो मैं चाहूंगी उन सिस्टम से, उन राजनीतिक दल से कि आप लोग अभी देश हित में आइए, और देश हित क्या, इंसानियत ही दिखा दीजिए। चुनाव तो आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, इसके पहले भी आप लोगों ने राजनीति किया है, आगे भी राजनीति आप करेंगे, लेकिन ये वक्त है एकजुटता दिखाने की, देश हित में आगे आने की। और मेरी बीके न्यूज के दर्शकों से भी अपील है कि आप लोग भी अगर कुछ ऐसा देखते हैं, क्योंकि आप लोग भी एक भारतीय हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग भी एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर कुछ मदद कर पाते हैं तो आप लोग भी मदद कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोग जहां भी हैं अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जो ये कोरोना काल है ये तो निकल जाएगा, लेकिन हिम्मत रखें। नमस्कार।